तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू जो था अपना वो कल्टीवेशन में लगा हुआ था, काफ़ी पेन में था और वो फ़ील कर रहा था कि उसका कल्टीवेशन लेवल में अब एक फिर से मतलब बॉडी कल्टीवेशन में राइज़ होने वाला है। और वो जो व्हाइट वुमन प्रकट हुई थी ना, जो 30 फीट की हो गई, 30 मीटर की हो गई थी, उसे देखकर वैसे भी जो पैट्रियार्क्स थे वो रास्ता बदल देते, वहाँ से भागने लगते। उनका इरादा तो था ज़ू को पकड़ने का, लेकिन अब दूसरे तरीके से, या तो इसकी लाश मिल जाए या तो ये बंदा अगर यहाँ से बाहर निकले तो वो दूर में कहीं वेट कर रहे होंगे, फिर इसे पकड़ के दबोच लेंगे। अब आगे, और क्योंकि कॉपीराइट आ गया है तो मैं अपने पुराने चैनल यानी कि एनल कमिस से इस नॉवेल को माइग्रेट करके या स्विच करके जो भी बोल लो, अपने इस नए चैनल जिसको कि मैंने बहुत समय से छोड़ा हुआ था उस पे डाल रहा हूँ, यानी कि एनीमे एक्सप्लेनर पे। अब आके तो ज़ू जहाँ पर था वहाँ पर ना कुछ पक्षियों के पंखों के भी थे, और फिलहाल इसके आसपास ना एक प्योर नहीं इम्प्योर वाइट एनर्जी इकट्ठा हो रही थी, क्योंकि बहुत लोगों के लाश या जो भी चीज़ें पड़ी रहती है उसकी वजह से। लेकिन जो ज़ू की बॉडी से निकल रही थी वो काफ़ी प्योर थी। फिलहाल ये अपने कल्टीवेशन पे फोकस करता है और प्रयास कर रहा था कि बॉडी कल्टीवेशन के 7वें लेवल पे पहुंच पाए। बाहर से ना ये विचित्र जानवरों की आवाज़ें, ग्रूस की भी आवाज़ें सुन रहा था। 6 महीने पहले ये यहीं पे रहा करता था ना, तो अब ये उसी जगह पे आज बैठा हुआ था। मन को शांत करता है और अपनी साधना पे फिर से फोकस करता है। बॉडी से जो भी गंदगी आती ना इस समय ब्लैकिश कलर की, वो बाहर निकल रही थी, और उसके जो मांस, चमड़ी, खून, रस, रक्तम, रज्जा जो भी बोल लो ना, मज्जा, वो मजबूत हो रहे थे। हड्डियों में भी एक चादा पैनापन आ रहा था। 2 घंटे के लगातार प्रयास के बाद ये आंखें खोलता है। पीछे में फिर से हॉबगॉब्लिन की प्रतिछाया बनती है, और पहले से ही अलग था। इसका कलर और ज्यादा डार्क हो चुका, स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। अब 2 सिंग आ चुके थे जैसे सांड के होते हैं, और कुछ बिजली जैसी और अभी कौंध रही थी। क्लॉज लॉज भी इसके तगड़े बन चुके थे। आंखें एकदम बैंगनी कलर की थी। मतलब अब हॉबगॉब्लिन जो था ना वो परिपूर्ण हो चुका था। पहले देखो उसकी एक छाया बनी थी जब ये 5वें लेवल में शायद पहुंचा था, 6वें में पहुंचा था तो एक सिंग बना था, अब 7वें में तो पूरी बॉडी बन चुकी थी ढंग से, यानी कि सी एंड माउंटेन इनकांटेशन के ये परफेक्ट लेवल पे पहुंच चुका था। इसकी बॉडी शायद अब इसके ऊपर नहीं जा सकती। नॉर्मली लोग मतलब 9वें या 10वें लेवल पे पहुंचते, ये 7वें लेवल पे ही उस लेवल पे पहुंच गया था। और चेहरे में भी परिवर्तन आता है। इसकी आंखें ना थोड़ी नीली हो चुकी थी और शार्प हो जाते जॉ लाइन वगैरह। ये बंदा ना और ज्यादा मतलब खतरनाक दिख रहा था, सुंदरता में, हैंडसमनेस में। हालांकि ज़ू को उससे फर्क नहीं पड़ता था। उसका तो मेन एक ही चीज था कि उसे स्ट्रांग बनना है बस। पहले से 2 गुना मजबूत हो चुका था ये। अब अपने छाया को ये फिर से देखता है जो पीछे मतलब बनती थी नीचे में, इसको फिर से कंट्रोल करने को देखता है और पहले से ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि अब इसका जो छाया था ना, परछाई जो थी, उस पर इसका कंट्रोल होने लगा था। मतलब जो भी करप्टेड हो रहा थी अपनी बॉडी में भी डाल सकता था अपने परछाई से लेकर के। बस देख रहा था कि कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि देखो करप्शन का इसकी बॉडी पे बुरा ही प्रभाव पड़ेगा। बुरा भी नहीं पड़ेगा तो अभी क्यों लेना है, ऐसा था। लेकिन अब ये चेक कर पा रहा था कि अच्छा अगर मैं चाहता हूँ तो ऐसा कर पा रहा हूँ। और अभी के पावर लेवल के हिसाब से ना ये आराम से कैंप ओनर को इजीली हरा सकता है, जिसको कि ये मार चुका है, लेकिन अभी एक पंच में मार सकता है। लेकिन अभी भी ये काफी नहीं था उस पैट्रियार्च को हराने के लिए जो गोल्डन सेक्ट के थे। और मान लो परछाई के थ्रू उन्हें ऑफ गार्ड भी पकड़ लेता अचानक से, तो भी उन्हें मार तो नहीं पाएगा, लेकिन वो उन 2 बंदों को मार सकता है जो उसके साथ आ रहे हैं, पैट्रियार्च के साथ, जो 9th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन पे है। फिलहाल ये नक्शा निकालता है। शहर को वैसे भी बहुत बेहतर जानता था। अब इसको पता था कहाँ पे ना वो जो जानवर है म्यूटेंट भी सोते हैं, कहाँ पक्षियां सोती है, इसे हर चीज पता था कि मजिस्ट्रेट का जो मैनर है वो कहाँ पर है। अब गुफा से धीरे धीरे ना रिंग के बाहर निकलता है, क्योंकि आप ऐसा खड़ा होकर नहीं निकल सकते। आपको पता ही कि ज़ू जहाँ रहता था पहले कितना छोटा रास्ता है उसका, ये ढक के रहता था। कुछ स्क्रैचेस भी लग जाती है बॉडी पे जो कि तुरंत हील हो जाती है। अब फिर से खंडहर की तरफ ये आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इसकी स्पीड तेज थी तो इसे पता था कब कहाँ कैसे निकलना है। जिस तरफ आगे बढ़ता है ना, वहां पर 7 से 8 ये म्यूटेंट बीस्ट देखता है जो कि 2 लोगों का पीछा कर रहे थे, और 2 लोगों का जिनका पीछा कर रहे थे वो ग्रैंड एंडर्स थे, गोल्डन वज्रा सेक्ट के। क्योंकि देखो ये लोग भी ना, क्योंकि ज़ू के पीछे तो पैट्रियार्च पड़ गए थे, बहुत तेजी से ये दोनों निकल गए थे, तो इन्होंने भी फॉलो किया था। तो फिलहाल ये यहाँ पर पहुंचे थे और यहीं पर किनारे अपना रुकने को देख रहे थे कि सुबह होगी तो फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनकी किस्मत खराब, म्यूटेंट बीस्ट इनके पीछे पड़ गए थे और ये चाहते नहीं थे बैटल करना, क्योंकि जितना बैटल करेंगे और ज्यादा म्यूटेंट बीस्ट आ सकते हैं, तो ये भाग रहे थे। लेकिन इस समय ना एक बंदा जो दूसरा वाला एल्डर था, जिस पर कि ज़ू ने अभी तक वार नहीं किया था, क्योंकि एक को तो इसने इंजर्ड किया भी था जंगे पे मार के, उसकी तरफ एक अटैक मारता है। लेकिन वो बंदा तुरंत ही अपना इनकांटेशन टेक्निक यूज करके एक आइस शील्ड बना देता है। अब ग्रैंड एल्डर उस तरफ देखता है जिधर से अटैक आया था, लेकिन तभी जब तक ये अपने अटैक को झेलता है दूसरे एल्डर की तरफ देखता है, तब तक लेट हो चुका था। एक छाया की तरह कोई बहुत तेजी से पड़ता, ब्लैक लाइटनिंग के समान दूसरे एल्डर तक पहुंच चुका था, और ये था अपना लड़का ज़ू।
जू का जो इरादा यही था कि इस बंदे को बस ऐसे अटैक करके थोड़ा सा भटका देना है और जो मेन जिसको पहले इसने इंजर्ड किया था उसे निपटा देना है। अब जू की स्पीड भी बढ़ चुकी थी क्योंकि कल्टीवेशन बढ़ चुका था, तो ये ग्रैंड एल्डर जो इंजर्ड थे उनके पास पहुंच चुका था। अभी ग्रैंड एल्डर उड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि देखो एक तो करप्शन था, तो अच्छा खासा समय इनका निकल चुका था, इंजर्ड भी थे। इनकी आंखें एकदम चौंधिया आ जाती है, पीछे की तरफ हटते, लेकिन जू अपना तैयार था, एक मुक्का बांधता और पंच इनकी तरफ मारता है। पीछे में हॉबगॉब्लिन की छवि भी प्रकट होती है, मतलब फुल पावर यूज करता है। बंदा अपना डिफेंस यूज करता है लेकिन जू इसके डिफेंस को तोड़ देता है और जू का अटैक जो था इनके छाती पे जाके लगती है। एक अलग ही गर्जना सी होती है पूरे शहर की, जो कि शांति में इस समय बैठा हुआ था। ग्रैंड एल्डर खून के उल्टे करते हैं, अंदर के मानो इनके अंग जो थे ना वो खराब हो चुके थे। दाएं पैर पे लेकिन इनके ना जो हवा में उड़ने वाली टालिस्मैन थी वो चमकती, थोड़ा सा हवा में उड़ने को देखते, लेकिन तभी एक और ऑरा इनकी तरफ पड़ती, एक तलवार वाली जो कि इनके दाएं पैर को काट देती है। और जब तक ये जमीन पे गिरते, जो अपने पैर को ऐसे जमीन पे पीटता, थोड़ा हवा में उछलता है, एक और अटैक मारता है इनके ऊपर सीधा, जो कि इनके खोपड़ी पर लगता है। इनके पास समय नहीं था, खोपड़ी फूट जाती और ये निपट चुके थे। अब जैसे ही इनकी बॉडी ना जमीन पे गिरती है, जानवर आ जाते हैं और इनको पूरा खा पी के निपटा देते हैं। और जो अपना रुकता नहीं है, अब ये दूसरे ग्रैंड एल्डर की तरफ देखता है एक भेड़िए के समान कि अब तुम्हारी भी बारी आ चुकी है। अब ये जब बंदा मरता है ना तो पहले से चीखे मारता है, तो ये जो औरत या जो भी था पैट्रियार्च को पता चल जाती है, क्योंकि वो पावर लेवल में ऊपर है तो दूर तक की चीजों को आवाज को सुन सकते थे। जिधर से आवाज आई थी उसी तरफ पड़ते हैं। इनको डर तो था नहीं क्योंकि वैसे भी ये पावरफुल है, हवा में उड़ सकते। देखो इनको रहना है, करप्शन है, फिर भी इनका कल्टीवेशन स्ट्रांग है, तो ऐसे एरिया में भी करप्शन के बावजूद महीनों भर तो आराम से रह सकते हैं। पहले कंफर्म करते हैं और इस्तेमाल करके जो भी कि सही दिशा में मूव कर रहे हैं, बस इतना ही बोल रहे थे, बस उस लौंडे को बिजी रखो, मैं वहां पहुंच ही जाऊंगा, मन में ये बोल रहे थे। उधर जो दूसरे एल्डर थे ना वो पीछे भाग रहे थे, मतलब वो टोकन से बात किए हो गए, तो इनको पता चल चुका था कि इनके पैट्रियार्च ने क्या कहा था कि बस समय निकालो, मैं पहुंच रहा हूँ। लेकिन फिर भी इस बंदे की फट रही थी क्योंकि जू किंग के ऑरा को देखकर ये हैरान था। ये टालिस्मैन का इस्तेमाल करते बहुत तेजी से पीछे भागते और जू बिना पैट्रियार्च के शब्दों को सुन लेता है, रिया को निकालता है और इसको निपटाने की तैयारी में, और जू दिमाग लगाता है पीछे के डायरेक्शन में भागने लगता है। तो ये ग्रैंड एल्डर भी अचंभित हो जाता है कि है ये क्या हो गया, क्योंकि जब तक ये एल्डर समझ पाता है पीछे से वो वुमेन प्रकट हो चुकी थी, वही सफेद कपड़ों वाली। ऊपर में जो चंद्रमा था ना वो भी लाल रंग का दिखने लगता है। ग्रैंड एल्डर की फट जाती क्योंकि ग्रैंड एल्डर उसके सामने, उस लेडी के सामने चींटी के समान लग रहे। उस लेडी के कपड़ों पर बहुत सारे रोते हुए चेहरे दिखाई देते और एल्डर की जो एनर्जी थी ना अपने आप एब्सॉर्ब होने लगती है, पूरी बॉडी से निकलने लगती है। फेसलेस वुमेन मानो नेट फोर कर जाती एक तरह से। बंदा ये पूरी तरह से मर चुका था, इसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे और इसका भी चेहरा ना वुमेन के कपड़ों पे आ जाता है समझ लो, और ये भी रोने लगता है। जूकिंग भी ये देखता है और वो गोल्डन वज्रा सेट के पैट्रियार्च भी देखते, दोनों हिल जाते और जूकिंग बहुत तेजी से भागता है। वज्रा सेट के पैट्रियार्च की तो अलग फटती क्योंकि अब ये जो वुमेन थी ना उनकी तरफ पड़ती और इन्हें लगता है कि इस बच्चे की वजह से कुछ तो हो रहा है, कुछ तो कर रहा है ऐसा। और पैट्रियार्च को लगता है कि इसको निपटाना बहुत जरूरी है, इस बंदे को। रात पूरी ना ऐसा रोने की आवाजों से भर चुकी थी। जू अपना एक दूसरे डायरेक्शन में बढ़ता है, लेकिन वो भी हैरान था इस लेडी की वजह से। उस जगह से गुजरता जहां पर इसने एक बार एक गिद्ध को मारा था, वो टूटे हुए बैलगाड़ी का पहिया बोल लो, जो भी बोल। जू उधर से भागता है, थोड़ा समय बाद जहां से ये भागा था ना वहीं पर पैट्रियार्च आते हैं और उससे गुड्डे उड्डे को देखते, मतलब खरगोश का एक कुछ तो गुड़िया गुड़िया जैसा था ना जो इनकी तरफ दिख रहा था। और आगे तो बढ़ते हैं लेकिन थोड़ी दूरी बना के थे जू से कि ये बंदा खतरनाक है, किसका वेट करता हूँ, सुबह होने देता हूँ फिर कुछ करता हूँ। तो जू अपना आगे बढ़ रहा था, उस तरफ पीछे से ये थोड़ी दूरी बना के रखते चिकाते और ये भी आगे बढ़ते रहते। जू को पता था कि क्या हो रहा है, ये अपने परछाई को भी तैयार रखता, ब्लैक बॉलोसेस जो इसके थे उन्हें भी तैयार रखता कि अगर कुछ नहीं कर पाया तो इस आदमी को डैमेज तो कर ही दूंगा, भाग जाऊंगा, बस इतना ही है, सीरियसली इंजर्ड भी हुआ तो। अब जो पैट्रियार्च थे ना वो भी बहुत चौकन्ने हो चुके थे, जबकि सोचो फाउंडेशन लेवल पे है फिर भी। जू अपना जो था ना सिटी मजिस्ट्रेट का जो घर था उस तरफ बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट का जो घर था शहर के एकदम बीच में था, जहाँ पर करप्शन भी सबसे पावरफुल था। लेकिन करप्शन ज्यादा था वहां पर, लेकिन फिर भी ना जो म्यूटेंट बेस्ड होते हैं वहां पर सबसे कम थे। वज्रा सेट के लीडर की भी ना थोड़ी उनको लगता है क्या कर रहा है, पैट्रियार्च पीछे हटने लगते। जू तो प्लान ये कर रहा था ये मेरे पीछे पीछे आएंगे ही, और सिटी मजिस्ट्रेट के घर से वैसे कुछ 100 मीटर दूरी पे था और वो पीछे हट गए। जू जानता था प्लान तो ये चेंज नहीं कर सकता, यही करना पड़ेगा। बहुत सारे ब्लैक बोलसेस यहाँ पर फेंक देता है, मतलब फूट जाते हैं और अच्छा खासा करप्शन और बढ़ जाता है। अब जब वज्रा सेट के लीडर देखते तो उनको और भी हैरानी होती कि सबसे बड़ी बात कि ये बंदा करप्शन के बीच में बैठा है जू की, और इतना ज्यादा करप्शन होगा तो म्यूटेंट बीस्ट या गुरुज वगैरह अट्रैक्ट होंगे जो कि इसे मार सकती है, करना क्या चाहता है। अब इस दौरान ना सिटी मजिस्ट्रेट के घर के आसपास ना जमीन कांपने लगता, आसमान में फिर से वही ब्लडी कलर्ड का चंद्रमा दिखाई देता है। पहले से भी ज्यादा खतरा फील करते हैं इस समय पैट्रियार्च। और इस समय ना वो जो खंडहर जैसा घर था मैंसन था, वहां से बहुत सारे ना कुछ लोग निकलते हैं,
जिनके पंख थे ब्लैक फ्लेम के समान चमक रहे। मजिस्ट्रेट का जो घर था, जो थोड़ा बहुत ऊपर अब था भी, वो भी धंस जाता है और 300 मीटर कोई तो बड़ा लंबा निकलता है और पैट्रियार्ची फटती, ये क्या चीज है, और बहुत तेजी से अब ये भागते हैं और जितने भी करप्टेड चीजें थी ना अब इसकी तरफ बढ़ रही थी। ये बच्चा क्या चीज है ये सोच रहे थे। इनको ये भी समझ में आता है कितनी भी तेज भागे वो चीजें इन्हें पकड़ ही देंगी, तो ये पलट जाते हैं और अब अटैक करना शुरू करते हैं। बहुत सारे वैसे क्रिएचर्स निकल रहे थे ना, मतलब 300 मीटर वाला तो अलग था, उसके अलावा भी, तो उन्हें ये फोड़ते जा रहे थे। और उधर से वो फिगर जो 300 मीटर वाला था जमीन से बाहर निकल रहा था। इधर जू जो था ना एक वॉल के नीचे जाकर के अपना छिप जाता है और चीजों को देख रहा था शांति से। बहुत सारी वो पक्षियां थी ना जो अंदर तो ही रहती, ये वही पक्षियां थी जो ब्लैक फ्लेम के साथ निकल रही थी। यहीं से वो कल्टीवेशन टेक्निक भी मिला था जो ये प्रैक्टिस करता था, अगर आपको याद हो तो, बॉडी कल्टीवेशन वाली। इसे एक चीज पता था, जब वो गॉड की आंखें खोली थी तो हर प्रकार की चीजें अफेक्टेड हो गई थी, बस पक्षियां अफेक्ट नहीं हुई। उन्होंने अलग लोकेशन तोड़ लिए थे, वो छिप भी गई थी, तो वहां पर म्यूटेंट बीस्ट या ग्रूज भी नहीं पहुंच पाए थे। इधर पैट्रियार्ची अलग फट रही थी, वो पक्षियों को तो मार रहे थे जो मतलब म्यूटेंट बीस्ट या जो भी थे, लेकिन वो फिगर जो 300 मीटर वाला था बाहर धीरे धीरे निकल रहा था, इनकी फटते जा रही थी। जू जो था अपनी गहरी सांस ले बाहर निकल, पैट्रियार्ची जिस डायरेक्शन में भाग रहे थे ना उधर ब्लैक बुलेट्स फेंक के मारता है, तो और करप्शन फैल जाता है। जो भी करप्टेड हो रहा ना पहले इसकी तरफ फोकस कर रही थी थोड़ी बहुत, जू की तरफ, अब वो करप्शन को देख करके उस तरफ बढ़ने लगते हैं जितने भी म्यूटेंट बीस्ट या ग्रूज वगैरह थे। पैट्रियार्ची भी भागना चाहते, लेकिन ये जो इंसानी पक्षी थे या जो भी बोल, वो इन्हें भागने नहीं दे रहे थे। जो अपना एक दूसरा रोड पकड़ता मजिस्ट्रेट से अब दूर भाग रहा था जो घर था उनसे, लेकिन एक कोल्ड और मानस को हिट करता। सामने वो फेसलेस वुमेन प्रकट होती, एक क्षण को तो बहुत दूर दिखती, दूसरा ही क्षण इसके सामने आ जाती। इसका दिमाग एकदम ब्लैंक होने लगता, अलग कोल्ड औरत को हिट कर रही थी। और जितने भी लोग रो रहे थे ना उस लेडी के चेहरे पर, कपड़े पे, मतलब वो मानो जोकिंग के माइंड को अब धीरे धीरे भेदने लगते, इसके इमोशंस प्रभावित हो रहे थे। ये भी मानो कभी भी अब रोना शुरू कर सकता था, ऐसा फील हो रहा था। चेहरे जू की तरफ देखते हैं और ब्लैंक हो जाते, और उसमें से कुछ हंसने लगते हैं, वो कुछ कह रहे हो। और बहुत सारे चेहरे जो रो रहे थे अब शांत हो चुके थे, आधे से ज्यादा चेहरे तो अब स्माइल कर रहे थे, मानो सभी एक ही चीज कह रहे थे जो कि जू सुन नहीं पा रहा था। और फेसलेस वुमेन ने इसके आर पार निकल जाती, आगे निकल जाती है। जू फिर से अब मानो मूव कर सकता था, मतलब एक समय तो ऐसा हो गया था ना कि बंद गया था उस जगह पर, हिल नहीं पा रहा था, लेकिन चीजें फिर नॉर्मल हो चुकी थी। जो चेहरे इसकी तरफ स्माइल कर रहे थे ना इसे अब जाने पहचाने लगते हैं। ये कुछ वही लोग थे मानो जिसको केस ने आग जला करके आखिरी विदाई दी थी, जैसे वो मेडिसिन ओनर वाले जो शॉप वाले थे, ऐसे ही बहुत सारे लोग थे ना जब जू किंग इस गांव या शहर जो भी बोलो से छोड़ रहा था, तो इन लोगों की चिताओं को आग लगा के गया। तो ये वही लोग थे जो मानो इसे शुक्रिया बोल रहे थे। तो जो वो गॉड फेस प्रकट हुआ था ना, उसी की वजह से हर एक चीज़ का नज़रिया बोल लो, बीस्ट वगैरह म्यूटेंट हो गए थे, करप्टेड हो गए थे, वो चीज़ें हुई थी और ये दुनिया काफ़ी ब्रूटल भी हो गई थी। जू उन लोगों को देखता है, इसे याद आता है कि सर्जेंट ने इससे कहा था एक बार कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें उस शहर से क्यों साथ में लेकर आया, जब मैंने तुम्हें देखा ना उन चिताओं को आग लगाते हुए, तुम्हारे अंदर अभी भी वो गर्माहट है, वो दयालुपन है इस खंखार दुनिया में। जू भी इस समय अच्छा फील करता है। अगर देखो ऐसा नहीं होता तो क्या पता इसको आज ये भी बच के नहीं जा पाता। तो फिलहाल इन लोगों की तरफ ये रेस्पेक्ट दिखाता है और बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और भागते भागते ना उस तरफ बहुत सारे ब्लैक पुलिस फेंक के जाता है जहाँ पर करप्टेड और बढ़ते जाती। शहर से बाहर निकल चुका था धीरे धीरे और सोचता अब अगली बार ये कब वापस लौटे। सिटी की जो बाउंड्री वॉल होती ना वहां ये पहुंच चुका था। अब इसको वो टैलिस्मैन भी मिल गया था वो ग्रैंड एल्डर का, तो ये उससे भी यूज करता, अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। अब तो हवा में भी उड़ सकता था ना उस टैलिस्मैन की वजह से। पहली बार ये उड़ रहा था, इसे मजा भी आ रहा था। बॉडी पे वैसे भी इसका काफी बेहतरीन कंट्रोल था, अब स्पीड वैसे भी ज्यादा थी और टैलिस्मैन यूज करके मजा आ रहा था इसे। फिर से ना प्रतिबंधित क्षेत्र का भी इसे बाउंड्री दिखाई देने लगता और बाहर निकलता तो अच्छा फील होता है। अब वहां पे उस जगह फिर से पहुंच चुका था जहां से वो रास्ता एक एंटरविले गांव की तरफ जाता था, शहर की तरफ, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में दिखता है। इसे ये भी पता था कि जो गोल्डन वज्रा सेक्ट का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। सूर्योदय अभी भी नहीं हुआ था, रात का ही समय था, ज्यादा दूरी है नहीं, टैलिस्मैन भी इसके पास है कि मैं ऐसा मौका नहीं छोड़ूंगा। मतलब वो अभी देखो पैट्रियार्च उधर फंसे हुए हैं, इस मौके का ये फायदा उठा सकता है और वज्रा सेक्ट को तबाह कर सकता है, और जब फ्यूचर में कभी वापस लौटेगा तो इस मौके का ये फायदा उठा करके पैट्रियार्च को भी मार देगा जब स्ट्रांग हो जाएगा। तो जानता था अगर एंटरविले की तरफ बढ़ा तो आराम से पहुंच जाएगा, टेलीपोर्टेशन यूज करके 7 ब्लड सीन्स वाले सेक्ट में भी पहुंच जाएगा, लेकिन इसका मकसद कुछ और था। ये जू किंग की पर्सनालिटी आपको पता है, तो फिलहाल ये उस तरफ बढ़ जाता है। देखो नॉर्मल इंसान होता ना वो भाग जाता है क्योंकि लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जू का नजरिया थोड़ा अलग था। धीरे धीरे सूर्योदय का समय होने लगता है और जू उस तरफ बढ़ चुका था और पहुंच चुका था वॉरियर सेप्ट की तरफ, जहाँ पर देखता है पहाड़ है, उस पर बहुत सारी बिल्डिंगें बनी है, ग्रैंड हॉल भी इसे दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारे कल्टिवेटर्स इसे दिखाई देते हैं, जैसे कुछ डिसाइपल्स क्रॉस लेग्ड बैठे हुए थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में लगे हुए थे। सेक्ट जो लीडर थे यहाँ के वो ग्रैंड हॉल में थे। देखो पैट्रियार्च मतलब जो एंसेस्टर टाइप हो जाते हैं, सबसे ऊपर की पोजीशन। इधर वो सेक्ट लीडर सोच रहा था यार वो एक बंजारा स्किल्ड होगा, लेकिन 2 ग्रैंड एल्डर्स और खुद पैट्रियार्च गए हैं, इतना समय क्यों ना करा।
और बहुत सारे शिष्य भी शायद और गए भी हुए थे। जू जो कि हवा में था ना, इस समय देख रहा था सबको, और देखता कोई इसे देख नहीं रहा है, तो अब इरादा बना चुका था ये। अपना जो जहरीला पाउडर है वो निकालता और फेंकने लगता है, हवा में बिखराने लगता है। 80% तो जितना भी इसके पास पाउडर था सब इधर डाल देता है। अब हवा के साथ, क्योंकि इसको पता था हवा किस डायरेक्शन से बह रही है, तो उस तरफ से जाकर ये काम करता है। उसके बाद इंतजार करता है, क्योंकि जो कल्टीवेशन में थे, या जो भी कल्टीवेशन में नहीं है, सांस तो लेगा ही ना। अब ऊपर में ना एक काले हवा का कुछ और दिखने लगता है, तो बच्चों का ध्यान जाता है। जहाँ से भी ना वो हवा का झोंका गुजरता था, उधर के पेड़ पौधे सूख जाते थे। फाइनली नहीं समझ में आता ये तो जहर है। अब तभी जूकिंग अचानक से प्रकट होता है बहुत तेजी से। अब तक किस सेक्ट के लोग रिएक्ट करते डिसाइपल्स, वार्निंग बेल भी बजता है। तब तक जूकिंग उतर चुका, खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ आगे बढ़ा, और एक के बाद एक की लाश यहाँ पर लगाने लगता है। किसी को विश्वास नहीं रहता कि कोई अचानक से एम्बुश कर दिया इनके ऊपर, सरप्राइज अटैक मार दिया है। सेक्ट लीडर जो के अंदर बैठे होते हैं उन्हें भी समझ में आता है। हवा का जो जहरीला झोंका था ये भी फील करते हैं कि सभी बच्चे एंटी पॉइजन पिल्स खा लो, और इस हवा के झोंके को हमें यहाँ से बाहर करना पड़ेगा, दूर फेंकना पड़ेगा। इस दौरान इनकी नजर उस तरफ जाती है जहाँ पर एक अलग ऑरा फील करते हैं, यानी जू की तरफ। जू के यहाँ पर ब्लैक बोलसेस बहुत सारे फेंक चुका था, यहाँ पर भी करप्शन की ऑरा क्रिएट कर देता है। सेक्ट लीडर अब बाहर निकल की कंडेंसेशन के परफेक्ट लेवल से इनका कल्टीवेशन ऊपर जा चुका था। मतलब पैट्रियार्क्स थे, जस्ट ये नीचे थे, फाउंडेशन पे नहीं पहुंचे थे, लेकिन उसके बहुत करीब थे। इनकी आंखों में किलिंग इंटेंट देखा जा सकता था, और जब इनकी नजरें पड़ती ना जू पर, तो कहते ये तुम हो। ये हैरान थे। क्यों हैरान थे आपको भी पता है। और ये कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हैरान इस बात से थे कि ये बंदा यहाँ कैसे पहुंच गया। पैट्रियार्च इसका पीछा कर रहे हैं, 2 एल्डर भी गए हुए हैं, कुछ लोग और भी गए हुए थे। और नक्शा जैसा इस बंदे के बारे में बताया गया था, क्योंकि सामने से इन्होंने पहले इसको कभी नहीं देखा था, पहली बार देख रहे थे। लेकिन जैसा था तो बोलते ये तुम हो ना तक्केट। लेकिन अब इन चीजों के बारे में बात करके मतलब नहीं था। जू इधर अपना अलग कोल्ड अवतार में था, सेक्ट लीडर को इग्नोर करता और दूसरे डायरेक्शन में भागता है और ब्लैक बोलसेस फोड़ते जाता है। अब ये जो लीडर थे ना, मतलब क्लैन लीडर बोल रहे हैं जो भी, वो जू की तरफ पड़ते, लेकिन जू इनसे फाइट नहीं करना चाहता था। ये जो भी अटैक मारते ये डॉज करता है। एक तो इसके पास टालिस्मैन था, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और बहुत सारे एक्सप्लोजन्स करता है। देखो ये भी टालिस्मैन यूज कर रहे थे, वही वाला, क्योंकि ये भी फाउंडेशन लेवल पे थे नहीं, और जू भी सेम टालिस्मैन यूज कर रहा था। दोनों का स्पीड बराबर था, तो कौन किसको कैसे पकड़ सकता था। जूकिंग की जब तक पिल्स खत्म होते ना, पूरा ये जो सेक्ट था ना, उसके ऊपर में एक बड़ा सा वॉर्टेक्स बन जाता है, मतलब एक ब्लैक और का घेरा सा। बच्चे जो भी थे इस वॉर्टेक्स के अंदर में करप्टेड हो रहे थे, और वो अचंभित थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो करे क्या। एक तो पॉइजन भी था सेक्ट में, जो भी पेड़ पौधे या जो भी चीजें लगी हुई, तो वो तो वैसे ही गल रही थी। वजरा सेक्ट की हालत खराब हो रही, और ये बहुत फास्ट किया था जू ने ना, किसी को समय ही नहीं मिला था कि वो क्या ही करेंगे। अब इस दौरान ना इस फॉग के बीच में आग भी लगने लगता है। सेक्ट लीडर और ज्यादा चंबित हो जाता। उनका इरादा था कि अब जू का पीछा करे, आग को बुझाए, और एक जगह आग नहीं लगा था, हर एक बिल्डिंग से भाई आग लग रहे थे। अब इधर ये आग बुझाने में लग जाते हैं। जू के पीछे कोई था नहीं। जू क्या करता था ना, अपना एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाता था, जो ट्रेजर्स इसको ढंग के लगते थे ये उठा लेता था, बाकी फिर आग लगा देता था पूरी बिल्डिंग में। पॉइजन भी फेंकते जाता है, तो चीजें मतलब खराब भी करते जाता है। एक दरवाजा से दिखता है जो कि फूटने गया था, तो पीछे से इसका स्पेक्ट्रल हॉबगॉब्लिन प्रकट होता है। मतलब जब ये ऑरा इस्तेमाल करता है तो फिर पंच मारता है और ये दरवाजा टूट जाता है। उस दरवाजे के पीछे एक ही बैग था जैसे कि ये उठा लेता है। पीछे से बहुत सारे लोग इसकी तरफ आने लगे। बेसिकली ये जो ऑरा प्रकट होती है उस बैग को बचाने के लिए प्रकट होती है। कुछ मैकेनिज्म था, एक स्पिरिट पावर का भी फ्लक्चुएशन। ब्लैक बोलस यहाँ भी फोड़ देता है, और जो भी सिंबल्स इस पर अटैक कर रहे थे ना तलवार के रूप में, वो ब्लैक बोलस की वजह से करप्टेड होने लगते हैं। अब जूकिंग फाइनली उस बैग को रख लेता है और भाग जाता है। बहुत सारे बच्चे मतलब बड़े ही लोग थे भाई, चिल्ला रहे थे, जो यहाँ के डिसाइपल्स थे। सेक्ट लीडर इसकी तरफ बढ़ते हैं तो जू इधर अपना स्पेक्ट्रल हॉबगॉब्लिन की ओर इस्तेमाल करता है, इनको पंच मारता है। इतना पावरफुल था कि इन्हें भी पीछे हटना पड़ता है। जब तक ये दोबारा आगे बढ़ने को देखते हैं, वही हेवनली सेबर वाली ओरा प्रकट होती है, क्योंकि सीधा इन पर अटैक कर देती है। और जू भी अब यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था, यहाँ से फिर निकल लेता है। अब जैसे आगे बढ़ा था 7 लोग इस पर आके अटैक करते हैं। ये लोग भी ठीक ठाक पावरफुल थे। इनका भी स्ट्रेंथ जो था ना फाउंडेशन लेवल के काफी करीब। डायरेक्ट बैटल में जू कुछ कर नहीं सकता। ये बेसिकली यहाँ के साथ एल्डर्स टाइप होंगे, ओल्ड मैन वगैरह थे। बेसिकली सातों मिला करके अपनी औरत संभाल कर रहे थे। ये धर्मा प्रोटेक्टर्स थे, लेकिन सेक्ट लीडर कहते हैं धर्मा प्रोटेक्टर्स पीछा मत करिए, पहले हमें ये फॉग वगैरह हटाना पड़ेगा, फिर हमें पैट्रियार्च के आने का वेट करना पड़ेगा। इस बंदे ने वो जूकिंग का अटैक भी झेला था, सेक्ट लीडर ने, जो जूकिंग ने अटैक किया था, ताकि ये लोग आ जाएं, लेकिन लेट हो चुका था। इस दौरान ये दिन पूरा गुजर जाता है, शाम का समय आ जाता है। बच्चों में बहुत सारा करप्शन फैल चुका था, तो उससे शांत करने के लिए फिर इन्हें अपना स्पिरिचुअल कॉइन्स, बहुत चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जो कि बहुत बड़ा लॉस था। और पूरा सेक्ट लीडर धर्मा प्रोटेक्टर से इन चीजों में काफी थक जाते हैं। फाइनली दूर से एक गोल्डन लाइट चमकती है, और पैट्रियार्च जब वापस आ चुके थे, इनकी भी हालत खराब थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर कई जगह जख्म दिख रहे थे। अब इनका एक ही इरादा था कि उस बच्चे को कैसे भी मारना चाहिए, इन्हें कितना भी प्राइस पे करना पड़े। दूर से जब ये अपने सेक्ट हेडक्वार्टर को देखते तो हैरान हो जाते हैं, ये कैसे हो गया।
जब बच्चे देखते हैं पैट्रियार्च को तो रोने लगते हैं कि आप जब गए थे ना तो वो द किड आया था, बहुत सारे डिसाइपल्स को मार दिया, बहुतों को इंजर्ड कर दिया, बहुतों को करप्ट कर दिया। इस दौरान सेक्ट मास्टर भी बताते हैं कि उसने तो ट्रेजर पवेलियन की चीजें भी चुरा के ले गया, एरिया भी करप्ट कर दिया। वो बहुत खतरनाक बंदा है। पैट्रियार्च गुस्से में चिल्लाता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चिल्लाते तो हैं पर इनका आवाज ऐसा थोड़ी था कि एंटर वीरे तक पहुंच जाएगा। ज़ूज़ू था ना इस समय एक पोर्टल के सामने खड़ा था, एक ऑक्टागन मतलब 8 भुजाओं वाला एक पिलर बना हुआ, ऑल्टर बना हुआ था, जहाँ पर कुछ चित्र बने हुए थे। इसके थ्रू ही आप एंटर करोगे और जहाँ आपको जाना है वहाँ जा सकते हो। अब 2 के पहले वाले जो भी लोग थे वो टेलीपोर्ट हो चुके थे, अब इसकी बारी थी। ऑल्टर के बीच में प्रवेश करता है, उस शहर की तरफ देखता है जिधर से आया था, मतलब पंजारे बेस कैंप की तरफ, और जहाँ बहुत पहले ये रहता था। फिर वज्रा सेट की तरफ देखता है कि ये खत्म नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगा। लाइट चमकती और यहाँ से ज़ू गायब हो जाता है। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनएल कमिस्ट AKA मुसाफिर AKA एनीमे एक्सप्लेनर विदा लेता हूँ।